आओ मेरे भाई, पूरा का पूरा खोपड़ी खोल दिया हमने ह्यूमन आई का, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बिल्कुल जो चीजें आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद द ट्रिक्स हमने लपेट दिया है मिलकर। कोई दिक्कत नहीं, जहां पे हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके पार्ट्स के फंक्शन पढ़े हैं, फिर उसके डिफेक्ट पढ़े हैं और उनको कैसे करेक्ट करेंगे वो भी पढ़ लिया है। और इसका मतलब ये है कि हम लोग एक पोर्शन तो चैप्टर का उड़ा चुके हैं, दूसरे पोर्शन पे पहुंच चुके हैं और उसका नाम है मेरे भाई कलरफुल वर्ल्ड। ये वाला काम खत्म है, काम शुरू हो जाएगा कलरफुल वर्ल्ड का। और कलरफुल वर्ल्ड का मतलब है हमारे आसपास लाइट की वजह से कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना अकर करते हैं उसी के बारे में हमें समझना है। और उसमें से पहला फिनोमिना जो निकल के आया है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर है? अब मैं कहूंगा कि आप डिस्पर्स का मतलब पहले इमेजिन कर लो। कहें गुरुजी डिस्पर्स का मतलब हमने पढ़ रखा है, इसका मतलब होता है लाइट का फैल जाना, स्प्लिट हो जाना। बहुत सही बात है, एकदम बढ़िया है। अब कौन सी लाइट का स्प्लिट हो रहा? तो लाइट भाई मेरे ऐसी जिसका कलर होगा व्हाइट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले किसकी? व्हाइट लाइट की। एकदम सिंपल सी बात है, टाइम बिना वेस्ट किए सीधे हम पॉइंट पे आएंगे बिना किसी बकैती के। तो हमने कहा भैया ऐसा फिनोमिना ये होगा इसमें कि लाइट डिस्पर्स हो रही, मतलब बट रही है। तो लाइट बटेगी तो कितने कलर में बटेगी? हमने बचपन से पढ़ रखा है इंद्रधनुष के बारे में, रेनबो के बारे में, और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसमें ये सीखा है कि व्हाइट लाइट भैया 7 कलर में बट जाती है। बस वही तो हमें समझना है। बचपन की चीजों को थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के समझना ही यहाँ पर आपको काम है। तो मैं कहूंगा भैया इसकी अगर मैं डेफिनेशन कहूँ कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो मैं कहूंगा द स्प्लिटिंग ऑफ white light into 7 colors. 7 colors is known as dispersion of light। बहुत आसान सी बात है। हमने कहा भैया लाइट का, व्हाइट लाइट का बटना ही 7 कलर में कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्यों है? क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर है और 7 कलर जब भी रिफ्रैक्ट होते हैं किसी मीडियम से सॉरी किसी मीडियम से पास होते हैं तो उनकी अलग अलग बेंडिंग एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से अलग अलग बेंड होके वो 7 अलग अलग कलर में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। मैं कहूंगा दिस फिनोमेना अकर ड्यू टू, और ये होता क्यों है? डिस्पर्जन इज ड्यू टू bending ability of different lights, या तो कहते डिफरेंट कलर्ड लाइट्स, डिफरेंट कलर्स। ये किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की बात कर रहे हैं। इन एनी मीडियम, तो किसी मीडियम में जो लाइट है 7 कलर्स, किसमें? व्हाइट लाइट में, उनकी बेंडिंग एबिलिटी अलग अलग होती है, उसी वजह से ये अलग अलग बेंड होके 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। और मैं कहूँ अगर ये होगा कैसे, तो होता है, हम लोग इसको समझ सकते हैं प्रिज्म के द्वारा। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने कहा एक प्रिज्म लो, शानदार तरीके से वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई फालतू की चीज नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, आराम से पढ़ रहे हैं। हमने कहा ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म का, सब लोग जानते होंगे। प्रिज्म इज मेड अप ऑफ 5 फेसेस, जो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो 5 फेसेस का बना हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट, उसको प्रिज्म बोलेंगे। जिसमें से 1 2 3 4 तो आपके रेक्टेंगल होंगे, 1 2 3 4 सॉरी ट्रायंगल होंगे, और एक तो आपका क्या होता है? नहीं, गलत 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 गलत, 2 ट्रायंगल होंगे। तो प्रिज्म जो बना होगा मेरे भाई, वो मैंने कहा 5 ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट फेसेस से बना होगा, जिसमें 3 तो आपके होंगे रेक्टेंगुलर फेस और 2 जो हमारे होते हैं वो ट्रायंगल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे हम लाइट को पास करवाएंगे, देखो व्हाइट लाइट को ट्यून हो, तो ये मेरी आ गई व्हाइट लाइट। बहुत सही। तो व्हाइट लाइट की कहानी ऐसी भैया, जब भी किसी प्रिज्म यानी किसी मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, तो इसमें जो और भी कलर प्रेजेंट है वो अपनी अलग अलग एबिलिटी के हिसाब से बेंड होना चालू होंगे। तो जो लाइट ये सीधी जानी चाहिए बेंड होगी,
कुछ लाइट थोड़ा बेंड होगी, कुछ लाइट और थोड़ा बेंड होगी, कुछ लाइट और थोड़ा बेंड होगी। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 और फाइनली कह दिया हमने 7। तो 7 कलर्स में लाइट स्प्लिट हो जाएगी, जिसका सीक्वेंस आपको याद कर लेना है। सबसे पहले होगी VIBGYOR। इसका मतलब क्या है भैया, हम समझाते हैं आपको। इसी सीक्वेंस में लाइट स्प्लिट होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन कौन कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, और सबसे कम कौन डेविएट हो रहा है, रेड कलर हो रहा है। इसका भी रीजन होता है, देखो ध्यान से। मैंने कहा यहाँ पे हमें समझना यह है कि भैया विबग्योर का मतलब क्या है। तो विबग्योर, तो वी का मतलब होता है वॉयलेट, क्लियर। आई का मतलब होता है इंडिगो, बहुत सही। बी का मतलब समझ लेंगे भाई एकदम आसान, ब्लू। जी का मतलब फिर से आसान, ग्रीन। वाई का मतलब आपका फेवरेट येलो, सुबह सुबह दर्शन करने वाला कलर। और ओ का मतलब हो गया ऑरेंज यहाँ पर। और रेड का मतलब, अरे आर का मतलब हो गया रेड। तो इसी सीक्वेंस में लाइट स्प्लिट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये जो आपका बना ये बैंड पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। तो कोई पूछे व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, गुरुजी 7 कलर्स होते हैं। उनका नाम क्या है भैया, नाम ये है। और ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है कि इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है कि सबसे ऊपर रेड कलर, सबसे नीचे वॉयलेट, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, फिर वॉयलेट। तो दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बीच के सारे गायब कर देगा, यहाँ पे लिख देगा ए और बी, बोलेगा आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो आपको फिर अगर सीक्वेंस याद होगा तो आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, इसमें और क्या बातें आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है मेरे भाई। इसकी वजह से कौन सा फिनोमिना होता है, तो इसकी वजह से एक नेचुरल फिनोमिना होता है। नेचुरल फिनोमिना कौन सा होता है डिस्पर्जन की वजह से, आपने देखा होगा। फिनोमिना होता है भैया फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि विच फिजिकल फिनोमिना, विच नेचुरल फिनोमिना अकर ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हम कहेंगे भैया फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज द बेस्ट एग्जांपल। बहुत बढ़िया। फिर इसके बारे में हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है, इसके बारे में हमको याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग पावर जो होती है वो होती ब्लू कलर की, और सबसे दूर तक ट्रेवल करने की पावर किसकी होती है, रेड कलर की। ये दो बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई बात आपको ध्यान नहीं रखनी। तो मैं कहूंगा रेड कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ। ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट वेवलेंथ। लेंथ ज्यादा है बोले तो वेवलेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा दूर तक जाएगी। सो इट कैन ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर है बात। यही रीजन है मेरे भाई, जो सिग्नल बनाए जाते हैं आपको रोकने के लिए, वो रेड कलर के ही खतरे वाले बनाए जाते हैं, ताकि दूर से ही आप उसको देख लो और सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्लियर बात है, क्योंकि रेड कलर हम बहुत दूर से भी आसानी से देख सकते हैं बाकी कलर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये इसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ट्रैवल भी ज्यादा करता है, तो इसीलिए दूर से इसको आसानी से देखा जा सकता है बाकी कलर के कंपैरिजन में। अच्छा, ब्लू कलर के बारे में क्या याद रखना, हम कहेंगे ब्लू कलर हैज हाईएस्ट स्कैटरिंग पावर। इसका मतलब सबसे ज्यादा फैलने वाला जो कलर है, स्कैटर होने वाला, फैलने वाला कलर है, वो ब्लू कलर है, जिसकी वजह से हमें स्काई भी क्या दिखा देता है, ब्लू। क्योंकि जब व्हाइट लाइट आसमान में जाती है और पार्टिकल से टकराती है तो सारे कलर फैलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा कलर फैलता है मेरे मित्र, तो कहेंगे ब्लू कलर, बिकॉज ब्लू कलर हैज द हाईएस्ट एबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग। इसी वजह से पूरा का पूरा आसमान हमें और किसी कलर का ना दिखे, कैसा दिखता है, ब्लू स्काई। इसीलिए स्काई लुक्स ब्लू। ध्यान रखेंगे, अभी आगे भी मैं आपको इसको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन रीजन मैंने यहीं पे दे दिया ताकि आपको ध्यान रहे, मुझे याद ये क्यों करना है। तो ये है प्रिज्म से रिलेटेड, जो डिस्पर्जन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा था 2024 में क्वेश्चन आया था। सीधे डायग्राम दिया गया था, यहाँ पे व्हाइट लाइट लिखा है और व्हाइट लाइट के आगे यहाँ पे पूरा गैप कर देता है, ABCD लिख दिया है। बोला है कि आइडेंटिफाई ABCD एंड
पूछा गया विच लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, विच लाइट कैन स्कैटर द मोस्ट, तो आपको ये जो मैंने लिखवाया है ये अगर पढ़ लेंगे तो आराम से जवाब दे लेंगे। अच्छा, एक सवाल और मेरे दिमाग में खटक रहा है, क्या हम इन्हीं व्हाइट लाइट को फिर से कंबाइन कर सकते हैं? सॉरी, जो स्प्लिट हुआ है लाइट 7 कलर में, क्या फिर से कंबाइन करते हैं? तो मैंने कहा भैया, न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो उसने प्रिज्म को यूज करके सबसे पहले स्पेक्ट्रम बनाया। उसी ने ये भी किया कि भैया एक और प्रिज्म इसके आगे उल्टा करके रख दिया तो व्हाइट लाइट फिर से निकलने लगी। कैसे? यहाँ तो मैं अगर डायग्राम से समझाऊं आपको कि कैसे हम लोग व्हाइट लाइट को फिर से ऑब्टेन कर सकते हो, मैं कहूंगा एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दो, तो मैं कहूंगा प्लेस एन इन्वर्टेड प्रिज्म, एक उल्टा प्रिज्म रख दो इसी के सामने, तो व्हाइट लाइट फिर से ऑब्टेन होगी। कैसे ऑब्टेन होगी देखो, समझो। ये बनाया छोटा सा प्रिज्म हमने, एक ये और एक उल्टा बना दो इसी के सामने, ये होगा कुछ ऐसा कि एक यहां पे लाइट गई 27 कलर में, लेकिन जैसे दूसरे प्रिज्म में जाएगी तो ये कलर फिर से आपस में यहां से डिस्पर्स होगा और ये कंबाइन होकर फिर से, तो यहां भी व्हाइट लाइट है और वहां यहां पर 7 कलर्स आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर आ गया फिर से व्हाइट लाइट। तो क्वेश्चन पूछेगा बहुत आसान सा कि हाउ कैन वी कंबाइन द स्पेक्ट्रम इनटू अगेन व्हाइट लाइट, तो आप कहेंगे बाय प्लेसिंग एन इन्वर्टेड प्रिज्म जस्ट बिसाइड द फर्स्ट प्रिज्म। तो पहला प्रिज्म ये है और सेकंड प्रिज्म ये रहा, तो सेकंड प्रिज्म को कहाँ प्लेस करेंगे भैया? फर्स्ट प्रिज्म के जस्ट बगल में, तो वहां पे फिर से ये 7 कलर कंबाइन होकर व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। इसको छाप लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, जो जो आपको याद करना मैंने सब यहाँ पर बता दिया है। तो मेरे भाई, अगला टॉपिक जो हमें समझना है उसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और पहले हम ये समझेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके बारे में, और फिर डिस्कस करेंगे पेपर में इससे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो मेरे मित्र, यहाँ से 2 सवाल आपके फंस सकते हैं अगर फंसेंगे तो, ठीक है। तो पहले मोटी मोटी बात ये कर लेते हैं कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और इसको कैसे हम समझेंगे। मेरे मित्र, मैं कहूंगा इसको तोड़ दो आप शब्दों में जो जो लिखा है। सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक जुड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात करेगा, एटमॉस्फेयर की बात करेगा, एकदम सही बात करेगा कि भैया एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व होगा। बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया है लाइट वाले चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा तो जाके वीडियो देख लेंगे, बहुत शानदार तरीके से मैंने रिफ्रैक्शन को कवर किया है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में फंस सकते हैं सबको लपेटा है। रिफ्रैक्शन का मतलब आपने पढ़ा है गुरुजी, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो डेंसिटी की वेरिएशन की वजह से, अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से लाइट हो जाती है बेंड। तो मैं कहूंगा रिफ्रैक्शन का मतलब ये हो गया भैया बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। और ये लाइट बेंड क्यों होती है? क्योंकि मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो मैंने कहा भैया चलो, बिल्कुल सही शब्दों से तोड़ दिया है, एटमॉस्फेयर का इन्वॉल्वमेंट है और रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्या मैं सीधी सी बात नहीं कह सकता कि ऐसा रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर की वजह से हो उसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे? सिंपल सी बात है कि नहीं? मैंने कहा ऐसा रिफ्रैक्शन यार जो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है उसी को तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। जरा डायग्राम के माध्यम से समझ लो तो मजा आ जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ देयर इज डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस, अलग अलग लेयर है गैसेस की, ठीक है, अलग अलग लेयर है गैसेस की, और इन्हीं लेयर से पूरा मिलकर के बना है एटमॉस्फेयर। समझिएगा ध्यान से, इन्हीं लेयर से मिलकर के बना है अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब अगर लाइट यहाँ पे एंटर करे, क्योंकि अलग अलग लेयर है, डिफरेंट लेयर्स हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा भैया एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं और जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। सबसे जरूरी बात कि अलग अलग डेंसिटी है सभी लेयर्स की। तो होगा क्या कि जब भी लाइट यहां पर एंटर करेगी, कैसे भी लाइट आई, अब क्योंकि इसकी डेंसिटी अलग है तो ये लाइट बेंड होना चालू हो जाएगी, बेंड हुई बेंड हुई बेंड हुई, टक 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 टक। तो ये लाइट की डायरेक्शन में जो बेंडिंग आ रही है किसकी वजह से? अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से। इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो लाइट की डायरेक्शन क्या हो गई? बेंड हो रही धीरे धीरे। तो मैं अगर मोटी सी बात यहाँ पे समझाऊं तो मैं कहूं द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट, माफ करेंगे जुकाम बहुत भयंकर है, ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, ब्रैकेट लिख दूं कि डिफरेंट लेयर्स विद डिफरेंट डेंसिटीज, ये थोड़ा क्लियरिटी ज्यादा दे देगा, डिफरेंट डेंसिटीज is called refraction of, is called refraction नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात क्लियर है? क्या क्लियर बात है कि भैया मैंने कहा कि जो एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, उसी को हम लोग बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर, या तो कह दो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात साफ है? एकदम साफ है। अब इसी की वजह से मेरे भाई दो फिनोमेना होते हैं जिन्हें आपको समझना है। पहला फिनोमेना, इसी की वजह से पहला फिनोमेना होता है भैया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। दूसरा अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। एक चीज और पूछ सकता है कि स्टार्स अपीयर हाइयर देन एक्चुअल पोजीशन। तीन सवाल, जवाब सिर्फ एक। मैंने कहा इसकी बात क्लियर है मेरे भाई? तो अब तीनों सवाल आ सकते हैं कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, अर्ली सनराइज क्यों होता है, लेट सनसेट क्यों होता है, स्टार्स अपीयर हाइयर देन एक्चुअल पोजीशन, ये क्यों होता है। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई है कि अर्थ में एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, और इन तीनों को जला अलग अलग हम समझ लें, अलग अलग इनकी खोपड़ी खोल दे तो मजा आ जाएगा। तो क्या करो, इतना छाप लो, फिर हम लोग ये तीनों अलग अलग बहुत बेहतर तरीके से, आसान तरीके से समझ लेते हैं। छापो इसको पहले। तो फर्स्ट फिनोमेना हम लोग समझने वाले हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में, कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, और इसी में मैं आपको समझा दूंगा स्टार की पोजीशन हाइयर हमें क्यों दिखती है। बहुत ध्यान से समझना, एक एक कॉन्सेप्ट को आसानी से छीलेंगे। तो मैंने कहा मान लिया हमने स्टार है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक चिलगोजर खड़ा है अर्थ पे, हम लोग अर्थ के सरफेस पे ही हैं, तो हम मान लो चिलगोजर है और अर्थ हमारी प्यारी सी आती है, और अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो अलग अलग गैस के लेयर से बना है, जिसकी डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। अब स्टार से लाइट आई भैया, चलो ठीक है, यहां से तो सीधी गई सीधी, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी यहां पर होने लगेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से लाइट जानी तो सीधी चाहिए लेकिन बेंड होना चालू हो जाएगी। तो बेंड होना चालू हो जाएगी तो ऐसे 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 यहां तक पहुंची। अब बीच में मेरे भाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो होगा यूं, यहां पे कभी लाइट तेज पहुंचेगी और कभी लाइट धीमी पहुंचेगी। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समटाइम्स लाइट जो है ब्राइटर दिखेगी हमें, और कुछ ऐसा समय आएगा जहां पे लाइट हमें डिमर दिखती। तो मैं कहूंगा यहां पर होगा क्या, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, द लाइट reaches to us समटाइम यूज कर लो क्योंकि कुछ कुछ बार समटाइम्स ब्राइटर एंड समटाइम्स डिमर, ठीक है। तो होगा क्या कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, समझो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कभी कभी लाइट हमारे पास पहुंचेगी, और वो कैसी पहुंचेगी भैया, ब्राइट पहुंचेगी, तेज दिखेगी, और कभी कभी लाइट डिम पहुंचेगी, क्योंकि लगातार लाइट बेंड हो रही है ना, तो कभी तेज आएगी कभी धीमी आएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट, विच रिजल्ट्स इन
which results in twinkling इफेक्ट। और यही रीजन है कि हमारे स्टार्स क्या करते हैं महाराज, ट्विंकल करते हैं। एक्चुअली में वो ट्विंकल नहीं करते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से हमें वो दिखते हैं कि चमक रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। क्लियर सी बात, एकदम आसान की बात। अब यहीं पे समझ लो जरा, जब हम लोग सीधे देखेंगे तो हमारी जो रे रहेगी आंखों से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी जाएगी, थोड़ा सा इधर को बेंडे हुए उल्टा जा रही ना, तो हमारी रे कहाँ गई, यहाँ पे। जो स्टार हमारा यहाँ पर है एक्चुअली में हमको रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। इसीलिए स्टार्स अपीयर एक्चुअली एट हायर पोजीशन देन लोअर पोजीशन एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में हो रहा है मेरे भाई लगातार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, या फिर पूछा जाए स्टार हमें ऊपर क्यों दिखते हैं, तो आप रीजन यही बताएंगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका यही आंसर एकदम सत्य है, एकदम सही है। क्लियर है बात, एकदम बढ़िया से। अच्छा, दूसरा फिनोमेना डिस्कस कर ले यहीं पे, तो मजा ना आ जाए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अच्छा एक काम करो, इसको छाप लो पहले, फिर उसको मैं समझाता हूँ डायग्राम से। लपेटो इसको, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, बना लो फटा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का दूसरा सवाल आपके सामने ऐसे बन के आ सकता है कि भैया नॉर्मली जो हमारा सनराइज होता है उससे पहले ही हमें सूरज क्यों दिखने लगता है, या फिर सनसेट होने के बाद भी सूरज क्यों दिखता रहता है। उसी को बोलते हैं अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट, या फिर इसी को कह सकते हो डिलेड सनसेट। ठीक है, दोनों ही सेम बातें हैं। डायग्राम से एक बार समझेंगे, उसके बाद मैं आपको लिखवा भी दूंगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल तगड़ा वाला। ठीक है भैया, समझते एकदम ध्यान से। हम कहेंगे मान लिया ये मेरी अर्थ प्यारी प्यारी, ये धरती मेरी माँ है, अर्थ है। अब भैया ऐसा तो है नहीं कि अर्थ पे हम बिल्कुल नीचे तक देख सकते हैं, एक लाइन होती है जहां तक हमें दिखता है, अर्थ के प्लेन तक ही देख सकते हैं, और उस प्लेन को जहां तक हमारी आंखों से अर्थ विजिबल होती है उसको हम लोग बोलते हैं भैया होराइजन। तो मेरे अर्थ की होराइजन ये होगी जहां तक मैं देख सकता हूँ। ठीक है, ये होगी मेरे भाई होरिजन, तो मैं कहूंगा ये हो गई अपनी, यहां लिख दूं मैं होरिजन। ठीक है, यहां तक अर्थ का प्लेन मुझे विजिबल है। अब देखो एक्चुअली में जब सन हॉरिजन के नीचे होगा, यहां पर सूरज दादा बन गए, वाह 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 क्या बात है। और यहां पर अर्थ के चारों तरफ मेरे भाई क्या है, एटमॉस्फेयर है, भूलेंगे नहीं, इस बात को भूलना नहीं है, क्योंकि सारा गेम यहाँ पे एटमॉस्फेयर का भैया, भूल गए तो मजा नहीं आएगा, पैसा वापस हो जाएगा। यहाँ पर चिलगोजर अपना दोस्त खड़ा है, या हम ही खड़े हैं, मान लो सब लोग खड़े हैं, मैं भी चिलगोजर हूँ, आप भी चिलगोजर हो। फिर तो मैंने कहा ऐसी लाइट एक्चुअली में तो जानी चाहिए यहाँ पर, ऐसे पास हो जानी चाहिए। अब अगर ऐसे पास हो जाएगी तो यार रेज अगर हमारी आंखों तक पहुंचेगी नहीं तो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगी, कहेंगे नहीं दिखेगी। लेकिन कुछ रेज, अब इसकी तो चारों तरफ रेज निकलेगी, ऐसे जाएंगी, जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगी तुरंत जो सीधी जानी चाहिए एक्चुअली में वो बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें एटमॉस्फेयर से होके जाना पड़ेगा, और एटमॉस्फेयर में हमारी क्या है, अलग अलग गैसेस हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, जिसकी वजह से ये भैया मुड़ने लगेगी ऐसे, मुड़ते 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 पहुंच जाएगी हमारी आंखों तक, मुड़ते 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 पहुंच जाएगी हमारी आंखों तक। तो यहां पर हो गया गेम कौन सा, कहेंगे गुरुजी एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से जिस रेज को, जिन रेज को हम ना देख पाते, अगर ये सीधी चली जाती तो वही एटमॉस्फेयर की वजह से बेंड होके हमारी आंखों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से एक्चुअली जब सूरज यहां होता है तो हमें दिखता कहां है, टक 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 ऊपर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर आ गया। तो यही रीजन होता है, सेम इधर भी गेम हो जाएगा, जब यहाँ होगा तो यहाँ से लाइट आएगी बेंड होके फिर यही जाएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, मेन काम है लिखना, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे when sun is below horizon, ठीक है, the sunlight which should pass straight, जिसको एक्चुअली में कहाँ कैसे चले जाना चाहिए,
स्ट्रेट चले जाना चाहिए, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन it bends and reaches to our eyes। फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि जब भी सन हॉरिजन के नीचे होगा, सनसेट के बाद या तो सनराइज के पहले, तब उसकी सनलाइट भैया सीधी जानी चाहिए एटमॉस्फेयर की। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वो सीधी चली जाती, लेकिन वो सीधी जाने के बजाय एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इट बेंड्स एंड रीचेस टू आवर आईज, हमारे आंखों में पहुंच जाती हैं। हेंस सन इज विजिबल 2 मिनट्स बिफोर, टाइम भी पूछ लेता है कभी कभी, एक्चुअल सनराइज, एंड 2 मिनट आफ्टर सनसेट। ये कहानी हो गई भैया, सूरज हमें पहले क्यों दिखता रहता है और बाद में भी क्यों दिखता रहता है, क्यों? क्योंकि ऐसी पोजीशन पे जहां पे सन हॉरिजन के नीचे है, जिसकी लाइट सीधे चली जानी चाहिए थी, अब लेकिन बीच में आ गया अपना चिलगोजर एटमॉस्फेयर, तो उसने क्या किया, लाइट को बेंड कर दिया और वो सीधे जाने के बजाय हो गई बेंड और हमारी आंखों में पहुंच गई, जिसकी वजह से हमने सन को पहले ही देख लिया, जब एक्चुअली में ऊपर आना था इसको तब देखने वाले थे। तो भैया इसीलिए सेम गेम यहाँ पर भी हो जाएगा। तो लिखा बिल्कुल आसान भाषा में कि व्हेन सन इज बिलो द हॉरिजन the sunlight which should pass straight but due to atmospheric refraction it bends and reaches to our eyes, hence sun is visible approximately है, ये टाइम कोई फिक्स नहीं है, 2 मिनट पहले हम सन को देख पाते हैं सनराइज से और 2 मिनट बाद तक भी हम लोग सन को देखते रहते हैं एक्चुअल में सनसेट होने के बाद भी। बाकी बिहारी लाल की जय। छापिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले वाले से, इसको ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट टॉपिक बचा है उसको भी छील देते हैं, आज काम इसका खत्म करते हैं। मेरा भाई लास्ट हेडिंग डालेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्काई हमारा ब्लू क्यों दिखता है और एस्ट्रोनॉट को स्काई ब्लू क्यों नहीं दिख सकता है। वही चीजें हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं एकदम बढ़िया से। लाइट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्कैटर का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया, फैल जाना। अब लेकिन यहाँ पर ऐसे नॉर्मली हम फैलने की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी बात हो रही जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। तो अभी मैंने आपको फिनोमिना पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, जिसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। और उसके अलावा जब लाइट पार्टिकल से टकराती है तो रेंडमली ये हर डायरेक्शन में फैलने लगती है, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, मैं कहूंगा व्हेन लाइट enters in Earth's atmosphere, it splits into कह लो random directions। अब ये क्यों होगा, ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब ये क्या है भैया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में भैया देखो डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं और मॉलिक्यूलर वेपर्स भी होते हैं। तो इन सभी से लाइट टकराएगी तो अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप ही स्प्लिट हो जाती है। तो ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया, एकदम आसान बात है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। अब स्कैटरिंग अगर होगी लाइट की, आप मुझे खुद बताओ, सनलाइट जो आती है वो व्हाइट लाइट है, बिल्कुल सही, उसमें कितनी लाइट है, कहेंगे 7 लाइट है। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग पावर किसमें होती है, कहेंगे गुरुजी आपने बताया था सबसे ज्यादा स्कैटरिंग पावर होती है ब्लू कलर में। एकदम सही बात है, नोट बना के छापो, फिर नोट बना के छापो, बिल्कुल जल्दी देर नहीं करना। कि इन सनलाइट blue color has
द मोस्ट स्कैटरिंग एबिलिटी। तो भैया ब्लू कलर जो है उसके पास सबसे ज्यादा स्कैटर होने की पावर है, एबिलिटी है, वही सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। हेंस द स्काई लुक्स ब्लू। बहुत बढ़िया। इसीलिए आसमान कैसा दिखता है हमें? बिल्कुल नीला दिखता है, क्योंकि नीला ही कलर होता है जो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है तो चारों तरफ। तो एटमॉस्फेयर की वजह से ब्लू ही ब्लू दिखता है हमें। आज ब्लू है, पानी पानी नहीं, आज ब्लू है एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर। बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है भैया? एस्ट्रोनॉट को एस्ट्रोनॉट सही लिखा है? नहीं, एस्ट्रोनॉट को स्काई, एस्ट्रोनॉट को स्काई सीम्स, स्काई डज नॉट लुक ब्लू। क्यों? जब बात हम करते हैं एस्ट्रोनॉट की तो मेरे भाई स्काई उनको नीला क्यों नहीं दिखाई देता है? बहुत बड़ा सवाल है। सोचो जरा, सोचो। जब भी मेरे भाई एस्ट्रोनॉट की बात करेगा तो हम ये समझते हैं कि एस्ट्रोनॉट कहाँ होंगे? स्पेस में होंगे। सहमत हो मेरी बात से? गुरुजी बिल्कुल सहमत है। तो एस्ट्रोनॉट की बात करेंगे तब हम सीधे इमेजिन करेंगे भैया बात कर रहा है स्पेस की। अब मुझे ये बताओ क्या स्पेस में एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? सोचो। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्पेस में एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो वहां पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ही नहीं। अगर वहां पे पार्टिकल्स नहीं है तो क्या लाइट स्कैटर होगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वहां पे स्कैटर नहीं होगा तो ब्लू कलर दिखाई ही नहीं देगा। तो ब्लू कलर के बजाय वहां पे स्काई कैसा दिखेगा? टोटल डार्क दिखेगा। क्या आंसर लिखेंगे? हम कहेंगे इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, हेंस स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस। भैया एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो स्कैटरिंग होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब स्कैटरिंग नहीं होगी, हेंस द स्काई लुक्स ओनली डार्क। कैसा दिखेगा मित्र मेरे? कहेंगे भैया डार्क दिखेगा। ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। छाप लो, 100% छपने के चांसेस रखता है इस टॉपिक के अंदर। तो जितना चैप्टर में भैया कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको सारे के सारे लिखवा दिए हैं, समझा दिए हैं। नोट्स बना लोगे, पढ़ लोगे सॉरी नोट्स बना लोगे, पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा। एक भी नंबर आपके कटेंगे नहीं। ये चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, 5 से 6 नंबर का आता है। तो उसी हिसाब से मैंने आपको चैप्टर को प्रिपेयर करवा दिया है, जिसमें इंपॉर्टेंट है मेरे भाई डिफेक्ट ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई के कुछ डायग्राम के जो मैंने फंक्शन लिखवा रखे हैं वो, और कुछ ये लास्ट में जिनसे मैंने यहाँ पे स्टार बनवा के लिखवा रखे हैं। इनको पढ़ लोगे काम हो जाएगा, कोई नंबर कटने का चांस ही नहीं है। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए एकदम जबरदस्त तरीके से।